Hello everyone, this is Indra Vikram. Welcome to Social School and welcome to the new topic as well. तो जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ये टॉपिक कौन सा है? ये है द अर्लीस्ट स्टेट. इसके पहले आपने क्या पढ़ लिए? दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के. कौन सा चैप्टर है ये? किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स. इसके जो दो टॉपिक कवर किए हैं वो हैं, पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन और दूसरा जो टॉपिक है प्रिंसिप प्रियदर्शी वाला. याद है? ये दो टॉपिक हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक तो पूरा इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या इस पूरे चैप्टर का सब्जेक्ट मैटर है, और दूसरा जो टॉपिक है वो है कि हम इस चैप्टर के बारे में जो जानना चाह रहे हैं उसके हमें जो एविडेंसेस मिल रहे हैं, इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं. प्रिंसिप एंड प्रियदर्शी वाली कहानी, इंस्क्रिप्शन से जेम्स प्रिंसिप ने उसको डिकोड करना शुरू किया. अब इस वाले वीडियो में आप देख रहे हो कि इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री बेसिकली शुरू हो रही है. और याद होगा पिछले वीडियो से लिंक है. देखो सारा पूरा चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, ऑब्वियस सी बात है. तो थोड़ा सा कनेक्ट करके पढ़ते रहोगे तो बहुत मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा. तो पिछला वीडियो कहाँ पे खत्म हुआ था? पिछला वीडियो खत्म हुआ था वहां पे हमने देखा था पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे. और हमने ये भी देखा कि ये पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक चेंजेस जो है एक दूसरे से लिंक हैं. कई बार तो ये बड़ा सिंपली समझ में आ जाते हैं, लेकिन कई बार इनके बीच की जो लिंक है वो बहुत इनडायरेक्ट है. तो हम अब उस पॉलिटिकल चेंज को या पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझना शुरू करेंगे इस चैप्टर से, या मैं कहूँ चैप्टर नहीं, इस टॉपिक से या इस वीडियो से बेसिकली. सो द अर्लीस्ट स्टेट, यानी इस प्राचीनतम शहरों की बात हो रही है. यहाँ पे कौन से प्राचीनतम शहरों की बात हो रही है? जिनका जिक्र ऑलरेडी हो चुका है फर्स्ट वीडियो में. देख लिया है तो बहुत बढ़िया है, नहीं देखा है तो एक बार जाके रिकॉल कर लो, कोई बात नहीं, सब बढ़िया. तो अर्लीस्ट स्टेट यानी प्राचीनतम राज्यों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, अर्लीस्ट स्टेट के बारे में बात हो रही है यहाँ पे. और वो अर्लीस्ट स्टेट कौन कौन से हैं आपके सामने मैप लगा हुआ है, तो देख सकते हो अर्लीस्ट स्टेट कौन कौन से हैं. सो अराउंड 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, आपको उत्तर भारत में बहुत सारे छोटे छोटे पॉलिटिकल सेटलमेंट्स दिखाई देते हैं. इन पॉलिटिकल सेटलमेंट्स का जो इमर्जेंस है इसके बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी. तो अब वो पूरा डिस्कशन नहीं होगा, लेकिन आगे का होगा. तो दिस टाइम पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा इज कंसीडर्ड एज और रिगार्डेड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज अब इतिहास खोजना जब शुरू कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आपके हिस्टोरियंस जो हैं, इनको इसके पहले का जो मिला वो समझ नहीं आया. पहला चैप्टर हड़प्पा वाला, ठीक है, जो समझ आया वो आपकी बुक पे लिख दिया और ठीक है, चलो कॉम्प्रोमाइज हो गया. लेकिन अब यहां से जो चीजें मिल रही हैं उनके बारे में इनके पास एविडेंसेस हैं, इनके पास इंस्क्रिप्शंस हैं, इनके पास बहुत सारे टेक्स्ट्स हैं, इनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं हिस्टोरियंस के पास, जिसका फेवर लेके, जिसका प्रूफ लेके, जिसको एज एन एविडेंस लेके ये आगे की हिस्ट्री को खोजना चाह रहे हैं. तो यहां पर जो इनके पास एविडेंसेस हैं, इनमें इस टाइम पीरियड के दौरान 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के दौरान हमें पॉलिटिकल सेटलमेंट्स के एविडेंसेस मिलना शुरू हो जाते हैं, राजाओं का जिक्र मिलना शुरू हो जाता है यहां से. ठीक है, इसलिए इसको मेजर टर्निंग पॉइंट कहा गया है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, दीज वर नॉट दी अनटच्ड विद द अदर चेंजेस. ऐसा नहीं था कि सिर्फ पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे, सोशल चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे, जिसको आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे भी, बहुत बड़े लेवल पर रिलीजियस चेंजेस हो रहे थे. क्लियर है? इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मेजर टर्निंग पॉइंट, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे. 4th चैप्टर का पूरा जो आप जैनिज्म, बुद्धिज्म पढ़ते हो वो भी यहाँ पे हो रहा है. इसी दौरान वो परिवर्तन हो रहे हैं. एक चैप्टर में पूरे परिवर्तन सहेजना, समेटना संभव नहीं था, इसलिए 2-3 चैप्टर्स में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. क्लियर है? तो चैप्टर 2 से जो चेंजेस शुरू हो रहे हैं, इनमें पहले पॉलिटिकल समझेंगे हम, फिर सेकंड में सोशियो इकोनॉमिक समझेंगे हम, और फिर आपका सेकंड का मतलब है थर्ड में, मतलब सेकंड में हम बेसिकली ये जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, थर्ड में सोशल इकोनॉमिक, बेसिकली सोशल चेंजेस, और फिर 4th जो है आपका, उसमें हम रिलीजियस चेंजेस और फिलोसॉफिकल चेंजेस के बारे में बात करेंगे. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाई दिस टाइम पीरियड ऑफ 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा इज नोन एज मेजर टर्निंग पॉइंट इन द अर्ली इंडियन हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज, क्योंकि ये वो टाइम था प्यारे बच्चों जब प्राचीन राज्यों का उदय होना शुरू होता है. वी कैन ट्रेस द इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड
अर्ली स्टेट्स एज वेल एज देयर आर सिटीज, यहां पर शहर भी हैं। कितने साल लग गए? लगभग 1000 साल का टाइम पीरियड लग गया है, तब जाके हमको शहर मिल रहे हैं। 1000 साल पहले शहर कहाँ पड़े थे? हड़प्पा में पड़े थे। उसके बाद हमारे पास रूरल सेटलमेंट आ गया और अब जाके हमें 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में यहाँ पर सिटीज देखने को मिलेंगी। ऑलराइट, द ग्रोइंग यूज ऑफ द आयरन, पीपल आर मूविंग। ठीक है, यहां पर बहुत बड़ी सभ्यता थी पहले, वो खत्म हो गई और इसके बाद छोटे छोटे सेटलमेंट्स बने, जनपद, महाजनपद। इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कशन कर लिया है थोड़ा सा। ठीक है, चलो। नाउ पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स दीज एरियाज, धीरे 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 इस क्षेत्र की तरफ और तेजी से लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, जब इस क्षेत्र की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जो एरिया है, तो इस एरिया में जब आप पहुंचोगे यहां पर, ठीक है, तो फर्टाइल लैंड शुरू होगी और फिर और जब और आगे आओगे तो फर्टाइल लैंड के साथ साथ यू विल गेट द आयरन डिपॉजिट्स। सो वी कैन हैव द ट्रेसेस ऑफ द यूज ऑफ आयरन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। इसी समय हमें लोहे के उपयोग के साक्ष्य मिलना शुरू हो जाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ क्वाइनेज, सिक्के वगैरह भी बनाना शुरू कर देते हैं ये लोग। ठीक है, सिल्वर के मिल जाएंगे, गोल्ड के मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग प्रकार के सिक्के यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ऑल राइट, होपफुली इट इज क्लियर। तो 16 महाजनपद की स्थापना थोड़ा सा हो चुकी है पहले भी। अब यहां से 16 महाजनपद के बारे में पूरा नहीं, लेकिन इस समय की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में आपको लगभग जितना भी बुक में दिया है उतना समझ लेना है कुल मिला के। ये जो डेवलपमेंट चल रहा था, इस डेवलपमेंट में हम देखेंगे देयर वर डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट, विभिन्न प्रकार के विचारधाराएं यहां पर कल्टीवेट हो रही हैं। इन डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ थॉट की बात है, जो ये है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस डोमेन की, जिनमें बेसिकली रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल सबसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक तो इनसे रिलेटेड है फिर। सो डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट, और एक्सक्लूसिवली मैं कह दूं अगर तो सोशल और रिलीजियस ज्यादा है। क्लियर है? रिलीजियस ज्यादा है, और अगर बेसिक कहो तो क्यों? क्योंकि बहुत सारी ऐसी बुक्स लिखी जा रही हैं जो आगे के सोशल पैटर्न, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पैटर्न जो है इसको डिसाइड करेंगे कि कैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिलीजन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो डाइवर्स कैटेगरीज ऑफ थॉट जो है वो इमर्ज हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट लिटरेचर्स, डिफरेंट बुक्स। ऑलराइट, चलो। इन डिफरेंट थॉट्स में हमें जो जिक्र मिलना शुरू होता है, या डिफरेंट थॉट्स का जो जिक्र मिलना शुरू होता है, वो जैसा मैंने कहा बहुत सारी बुक से आपको मिलना शुरू होता है, बहुत सारे लिटरेचर से मिलना शुरू होता है, बहुत सारा लिटरेचर इस समय है उससे मिलना शुरू होता है। ऑलराइट, वेदास के बारे में आपने पढ़ा। वेदास में बकायदा पूरा सोशल सिस्टम है, वर्ण सिस्टम है, धर्मसूत्राद और धर्मशास्त्राज ये सारे हो गए। क्लियर है? जो कि इस जमाने में लिखे जाने शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो इन सब में हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा बुद्धिस्ट ग्रंथ हो गए, जैन ग्रंथ हो गए, दीपवंश, महावंश, इस तरह के और बहुत सारे वेरियस काइंड्स ऑफ लिटरेचर्स हो गए जिनमें हमें इनका जिक्र मिलता है। क्लियर है? यानी जिस बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं महाजनपद के बारे में, ये महाजनपद हमें कहां से पता चलता है? तो दो चीजें हो गई यहां पे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बहुत स्ट्रेट मैं क्लियरली बोलता हुआ चल रहा हूं। डाइवर्स थॉट के साथ साथ महाजनपद, दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं हम। तो एक तो डाइवर्स थॉट हमें कहां से मिल गया, जितनी सारी लिटरेचर मैंने आपको गिना दी उनसे मिल गया, और एट द सेम टाइम हमें महाजनपद का रेफरेंस, क्योंकि इसमें हम अर्लीस्ट स्टेट पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो अर्लीस्ट स्टेट का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हमें इन्हीं लिटरेचर से मिलता है। यानी जब आप वेदास पढ़ोगे, जब आप धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास पढ़ोगे, जब आप बुद्धिस्ट लिटरेचर या जैन लिटरेचर पढ़ोगे, तो उन लिटरेचर्स में डिफरेंट किंग्स का रेफरेंस दिया गया है। डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में वो पर्टिकुलर किंग रूल कर रहे हैं। जैसे बुद्धिस्ट ग्रंथ में आपको बिंबिसार का, अजातशत्रु का वर्णन मिल जाएगा, और आपको पता चलेगा कि बिंबिसार जो है और अजातशत्रु मगध में रूल करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको कौशाम्बी का जिक्र मिल जाएगा, इसी तरीके से आपको वैशाली का जिक्र मिल जाएगा, और डिफरेंट महाजनपदास का जिक्र मिल जाएगा। वहां किस तरीके का गवर्निंग पैटर्न था इसके बारे में भी, किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है आपको। कैसे? देखो, तो जो हमें अर्ली बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट मिलते हैं, यहां से हम शुरू कर देते हैं अपनी बात। क्लियर? जैसे दीपवंश और महावंश की बात करी मैंने, तो ये दोनों बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं। इन बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें बकायदा महाजनपदास के बारे में जिक्र मिल जाता है। तो महाजनपदास का जो जिक्र मिलता है, इसमें दो तरीके की महाजनपदास है।
ये आपके सामने 16 महाजनपद है यहाँ पे, ठीक है। इनको आप देखोगे तो इनकी लोकेशंस, खासकर स्पेसिफिक जो महाजनपद है इनकी लोकेशन जरूर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि पेपर में जब पूछेगा तो फिर वहां, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं आपसे कि ध्यान रखना है, पंखे ट्यूबलाइट ये सब नहीं देखना है, याद रहेगी लोकेशन, थोड़ी बहुत अप्रॉक्स लोकेशन भी ध्यान रहेगी तो भी आपका काम चल जाएगा। 100% एक्यूरेसी नहीं भी रहेगी तो भी आपका काम चल जाएगा। ये मत सोचो कि एकदम जहां पर है वो एकदम 100% वहीं एक्यूरेट होना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ वहाँ भी लगा दोगे, थोड़ा सा का मतलब है कि मतलब जैसे नाक का पॉइंट यहाँ पर है तो थोड़ा सा यहाँ पे कर दोगे तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि नाक पर यहाँ पे लगा दो कान की जगह पे। तो टैक्सिला, तक्षशिला हो गया, ठीक है, मथुरा हो गया, मगध हो गया, ये मगध की कैपिटल राजगीर हो गई, ठीक है। तो ये तो बहुत जरूरी है ध्यान रखना। इसी के ऊपर वैशाली हो गई, ठीक है। बॉर्डर एरिया पे चले जाओगे तो कुशीनगर हो गया आपका, उज्जैनी हो गई आपकी, साउथ की जरूर ध्यान रखना, अशमक हो गई आपकी, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी महाजनपद आज हैं। कौशाम्बी हो गई, वाराणसी हो गई उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती हो गया, ठीक, कुरु हो गया जिसके ऊपर आपका पूरा 3rd चैप्टर डेडिकेटेड है। कुरु डायनेस्टी कुरु महाजनपद से ही शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये लोकेशन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहेंगे, अभी हम मैपिंग में ध्यान देंगे, ध्यान रखना, चिंता ना करो, मैपिंग इसके लिए थोड़े एक्सक्लूसिवली हो जाएगी तो वहां से भी थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो, सो वी हैव द रेफरेंसेस ऑफ महाजनपदास, ठीक है। एंड देयर वर 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद, 2 तरीके की महाजनपदास हैं उस समय, यानी महाजनपद में जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये 2 तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम है। कैसे गवर्न हो रही है, कैसे यहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, निर्णय कैसे लिए जाते हैं इन महाजनपदास में, 2 तरीके से निर्णय लिए जाते हैं। डिसीजन मेकिंग के 2 तरीके हैं। पहला एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है कि जो महाराज हैं, ठीक है, महाराज बहुत पावरफुल है। बहुत पावरफुल का मतलब है कि महाराज ने जो डिसीजन ले लिया है वो ले लिया है, अब इसके बाद महाराज की जो इफ एंड बट नहीं सुनेंगे महाराज, ठीक है। ये तो कोई इफ एंड बट नहीं सुनेंगे महाराज, और जो डिसीजन ले लिया गया है वो डिसीजन ही इंप्लीमेंट होगा। दो हालांकि यद्यपि देयर विल बी अ काउंसिल, पुरोहित हैं, बाकी मिनिस्टर्स हैं, टू असिस्ट द किंग, टू एडवाइज द किंग, बट जरूरी नहीं है कि वो उनके एडवाइजर्स को माने भी, नहीं भी माने तो चलेगा। तो एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है कि एक ही राजा है, हेरिडिटरी सिस्टम है, यहां पर राजा का बेटा राजा बनेगा आगे जाके, ठीक है, भले वो योग्य है नहीं है वो सब अलग चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है, इनका बेटा जो होगा वही राजा बनेगा आगे जाके। और इसके साथ साथ क्या होगा, ये अपने हिसाब से डिसीजंस लेंगे, अपने हिसाब का मतलब है कि इनकी ही चलेगी, एब्सोल्यूट रूल है इनका, नो वन कैन चैलेंज द अथॉरिटी और देयर इज नो एनी सेकेंडरी पर्सन, इनके डिसीजंस को ओवरटर्न कोई नहीं कर सकता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड देयर वर रिपब्लिक ओलिगार्कीज, ठीक है, तो रिपब्लिक सिस्टम भी देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो भारत में बड़ी प्राचीन परंपरा है। अगर आप ये सोचो और कोई कहे कि भारत में पहले रिपब्लिक सिस्टम नहीं था, तो देख लो 3rd सेंचुरी बीसी में, 6th सेंचुरी बीसी में हमें ये एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। ईसा के 600 साल पहले से हमें एविडेंसेस मिलने शुरू हो जाते हैं रिपब्लिक सिस्टम के। तो कुछ कुछ ऐसी महाजनपदास हैं जो ओलिगार्कीज हैं, मींस देयर आर ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल हैं और ये लोग बढ़िया एक टेबल पे बैठ जाते हैं, ठीक है, और इसके बाद डिसीजन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाएगी बैठ के, और यूनिलेटरली कोई डिसीजन नहीं होगा, यूनानिमस या कंसेंसस के साथ में, सहमति के साथ, आपसी सहमति के साथ निर्णय लिए जाएंगे। और ये लोग मिलके आपस में एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि तुम मेन पर्सनालिटी हो जाओ या तुम मेन अथॉरिटी हो जाओ, बाकी हम सब तुम्हारे साथ हेल्पिंग हैंड की तरह काम करेंगे। सो ओलिगार्कीज वर देयर, वर रिपब्लिक सिस्टम वाज देयर, मींस ग्रुप ऑफ पीपल यूज्ड टू रूल, ठीक है, कंबाइंड है रिसोर्सेस सारे, और यहाँ पर महाराज अपना पूरे एक कंप्लीट अथॉरिटी के साथ में रूल कर रहे हैं। चलो आगे हम समझते हैं। कुछ कुछ उदाहरणों में हमें ये देखने को मिलता है, एज इन केस ऑफ द वज्जी संघ। अब संघ आ गया, देखो जहां पर संघ वर्ड आ जाता है इसका सिंपल सा मतलब है रिपब्लिक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जब मोनार्क है या मैं कहूं कि एब्सोल्यूट मोनार्की है, तो वहां पर वो महाजनपद जो है वो साम्राज्य के तौर पर उसका नाम आ सकता है, लेकिन जब संघ का नाम आएगा, एम्पायर के तौर पर नहीं आएगा, तो संघ का मतलब है क्या, एक तरीके से यूनियन,
और यूनियन किनका होता है, कई लोगों का होता है, मतलब ये एक रिपब्लिक की तरह काम कर रहे हैं। तो कुछ कुछ हमें एग्जाम्पल मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, या जैसे वज्जी का केस लेते हैं हम, ठीक है, राजा प्रोबेबली कंट्रोल्ड रिसोर्सेज सच एज द लैंड कलेक्टिवली। क्लियर है, मतलब यहां पर हमें सोशलिज्म का एविडेंस थोड़ा थोड़ा जैसा कुछ कुछ मिल रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वज्जी संघ की जितनी जमीन होगी, वज्जी संघ की जो टेरिटरी होगी, वज्जी संघ का जो ज्योग्राफिकल एरिया होगा, ये पूरी टेरिटरी, ये पूरा ज्योग्राफिकल एरिया जो होगा, ये इट विल बी ए कलेक्टिव रिसोर्स। ध्यान रखना, ठीक है, कलेक्टिव रिसोर्स होगा, किसी एक पर्सन का नहीं है। तो ऐसा राजाओं का अधिकार है, तो सोशलिज्म का थोड़ा सा और कह सकते हैं एलीट वर्जन। ठीक है, एलीट वर्जन मतलब समझ रहे हो कि नॉर्मल आदमियों के बीच में ना बांट के 4-5 बड़े बड़े लोग बांट ले अपने आप में, इस तरीके से, है ना। सो लैंड कलेक्टिवली होल्ड बाय और कंट्रोल्ड बाय द राजास, जो ग्रुप ऑफ पीपल, जो कम्युनिटी या जो मैं काउंसिल कह दूं रूल कर रही वहां पे, ठीक है, उसका अधिकार रहेगा कुल मिला के। और काउंसिल एक तरीके से पब्लिक वेलफेयर में काम कर रही है, ये माना जा रहा है। ऑल्दो देयर हिस्ट्रीज आर ऑफन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट। अब हमें महाजनपद में देखो, हमें उस जगह के प्रमाण मिलते हैं जिन जगहों पर राजाओं ने थोड़ा सा अपना ज्यादा डोमिनेंस एस्टैब्लिश किया। जैसे मगध का क्यों मिल रहा है, क्योंकि मगध के जो सम्राट थे, मगध के जो एम्परर थे, राजा थे, इन्होंने काफी ज्यादा वॉर वगैरह लड़े, युद्ध वगैरह लड़े और अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करी, बाकी सारी महाजनपद को भी मर्ज करते चले गए आगे जाके। लेकिन संघ में हमें बहुत कम ही ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं जहां पर थोड़ा एग्रेशन इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो रेफरेंसेस तो आपको लोकेशन के, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, बट हर संघ में या हर पॉलिटिकल महाजनपद जो है, यहां पर किस तरह के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में हर जगह सटीक इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, या डिटेल्ड इलैबोरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। ऑलराइट, ठीक है, समझ में आ गया हो। तो हमारे पास जो इतिहास है, इन इतिहास में से वज्जी जैसे जो संघ हैं, या ऐसे ओलिगार्की जो रिपब्लिक्स हैं, या ओलिगार्की व्यवस्था वाली जो जगहें हैं, महाजनपदास हैं, इनके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होता है। क्लियर है, माइट भी कुछ कुछ 100 सालों तक, कुछ कुछ 1000 सालों तक ये जो रिपब्लिक्स हैं या महाजनपदास हैं, ये एग्जिस्टेंस में रहेंगे। इसके बाद में ये मिला लिए जाएंगे किसी एक महाजनपद के अंतर्गत। क्लियर है, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी, यही हमने अभी देख लिया, ठीक है, ये जस्ट आपने देखा। सो ईच महाजनपद हैज अ कैपिटल सिटी। गांधार हो गई यहाँ पे, ठीक है, तक्षशिला हो गई, गांधार इसी कहते थे, ठीक है, सुरसेन की मथुरा हो गई, ठीक है, काशी वाराणसी हो गई, या वाराणसी की काशी हो गई, ठीक है, मगध मतलब काशी महाजनपद थी, उसकी कैपिटल वाराणसी थी, मगध की कैपिटल राजगीर हो गई, अवंती की कैपिटल उज्जैनी हो गई, ठीक है, सुरसेन की मथुरा मैंने कही दिया। क्लियर है, कुशीनगर की वज्जी हो गई, इस तरीके से वज्जी की वैशाली हो गई, सॉरी, मल्ल की कुशीनगर हो गई, ठीक है, तो गांधार की तक्षशिला हो गई। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो महाजनपदास हैं, इनकी कैपिटल्स हैं, ठीक है। ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड, जिसको ज्यादातर क्या किया जाता था, इसके चारों तरफ बकायदा चाकबंदी या किलेबंदी की जाती थी। क्यों चाकबंदी क्यों करोगे, घर के बाहर बाउंड्री इसलिए बनाते हो ना आप, तो आपके सबके घर के अंदर कुछ ना कुछ, घर के अंदर का मतलब घर के एरिया में, घर के अंदर क्या बाउंड्री बनाओगे, तो घर के बाहर की तरफ बाउंड्री होगी, तो घर के बाहर की तरफ जो बाउंड्री होगी, आपकी बाउंड्री वॉल होगी, वो इसलिए बनाई गई है कि कोई भी ऐसे ही बेधड़क जब मन किया तुरंत घुसा ना चलाए, ठीक है। दरवाज़ा खोलेगा, आपको नॉक करेगा, बाहर से ही आवाज़ लगाएगा, फिर आएगा तो एक और मेन गेट मिल जाएगा आपके घर के अंदर का, या फिर कई बार बहुत सारे एनिमल्स, पशु, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, ठीक है, वो आपके यहाँ ना चले आएँ और घर में आके बहुत सारा चीज़ जो है वो ना कर जाएं, ठीक है। तो इसलिए आपने उसको बंद कर रखा है। तो यहाँ तो इतना बड़ा किला है, इतना बड़ा राजा रह रहा है, इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, तो इतना बड़ा जब सिस्टम चल रहा है तो उसको डर है, डेंजर है बाहर के लोगों से, इसलिए बहुत बड़ी किलेबंदी की जाएगी, फोर्टिफाइड किया जाएगा। तो जब नॉर्मल आदमी अपनी प्रोटेक्शन के लिए इतना कर रहा है कि कम से कम 1 ईंट की दीवार तो उठाई देता है 6 फीट की, तो फिर यहां पर हमें फोर्टिफिकेशन तो मिलना ही है। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलेबंदी, किले को चारों तरफ से दीवार से, बढ़िया मजबूत टाइप की दीवार से घेर देना। ऑलराइट, सो मेंटेनिंग दीज फोर्टिफाइड सिटीज एज वेल एज प्रोवाइडिंग फॉर इंसिपेंट आर्मी, ठीक है। अब इस पूरे महल को मैनेज करना, इसका रखरखाव करना, आर्मी को मैनेज करना, इसके लिए रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती थी। क्लियर है, तो हमें पता चलते हैं कि बड़े लेवल पर जिन जिन एरियाज में ये लोग डेवलप हुए हैं, उन एरियाज की ज्योग्राफी कैसी है, इसके ऊपर उसकी प्रोग्रेस डिपेंड करती थी, उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल यूनिट की प्रोग्रेस डिपेंड करती थी, ठीक है। जहां रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होंगे
ज्योग्राफिकल एरिया बढ़िया अवेलेबल होगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमी प्रॉस्परस होगी, वो महाजनपद आगे जाके प्रोग्रेस भी करेगी। और जहाँ रिसोर्सेज वगैरह सफिशिएंट नहीं रहेंगे वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ दिस इज द टाइम, इसी टाइम से हमें 6 सेंचुरीज के आसपास देखने को मिलता है कि समाज का एक जो उच्च वर्ग है ब्राह्मण, समाज का या वर्ण व्यवस्था का जो सबसे ऊपरी वर्ग है ब्राह्मण, ये पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्या कर रहे हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी बना रहे हैं। रूल्स रेगुलेशन की बात कर लूं मैं तो इनको धर्म सूत्रास कह रहे हैं। धर्म सूत्र का मतलब है कि हाउ यू शुड डू योर ड्यूटी, आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करना है, इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस दी जा रही हैं और यही गाइडलाइन धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास में रहेंगी। तो बच्चों कंफ्यूज इसलिए मत होना कि इस पर्टिकुलर टाइम पर धर्मसूत्रास और धर्मशास्त्रास जो है, देखो सूत्र का दूसरा नाम कह दो फॉर्मूला। इसमें कुछ एक श्लोक दोष, मतलब एक टाइप के, दो टाइप के, या किसी एक पर्टिकुलर डोमेन के ऊपर भी लिखा जा सकता था। मान लो जैसे लिखा है कि वुमेन्स के राइट के ऊपर, या राजा का अधिकार उसकी जनता के प्रति क्या होगा, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किंग टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, तो किसी एक दो टॉपिक को लेकर धर्मसूत्रास लिखे जा सकते हैं। धर्मशास्त्र वाइड रेंज ऑफ टॉपिक को कवर कर सकते हैं और ये अलग अलग टाइम, मतलब 6 सेंचुरी BC के आसपास से आगे जाके अभी और लिखना जो शुरू हो गए हैं, तो अभी और आगे जा तक लिखते ही जाते रहेंगे। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी एक ही टाइम पर सारे धर्मशास्त्र लिखे गए हैं। फिर आगे जाके कुछ और आएंगे, जैसे स्मृतियां आएंगी, जैसे मनुस्मृति वगैरह, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ धर्मशास्त्रास और धर्मसूत्रास। क्लियर है? तो वो इसलिए क्योंकि मनु ने लिखा और मनु का भी सब्जेक्ट मैटर यही है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे राजा को गवर्न करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, सोसाइटी में किस तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए, किस तरह से नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो ये सारे कुछ जो है डूज एंड डोंट्स जो है बेसिकली धर्मशास्त्रास और सूत्रास का थीम पॉइंट था। ड्यूटीज के बारे में इसमें एक्सप्लेन था। तो मनुस्मृति वगैरह सब कुछ भी इसके अंतर्गत आप ले आ सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। चलो, रूलर्स वेर एडवाइज्ड। अब ये धर्मशास्त्रास वगैरह जो लिखे गए हैं, ठीक है, इनमें सबको ड्यूटीज वगैरह बताई गई हैं, तो थोड़ी थोड़ी ड्यूटी समझ लेते हैं, ज्यादा नहीं एक्सप्लेनेशन, एक ही एक दो लाइन में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा थोड़ा हौच-पौच है, पर फिर भी समझते चलोगे तो क्लियर हो जाएगा। रूलर्स वेर एडवाइज। अब धर्मशास्त्रास और सूत्रास में क्या है, जैसे रूलर्स हैं, शासक हैं, रूलर क्लास है, इसको कहा गया कि भैया आप लोग टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। दे वर एडवाइज टू कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट। तो आपको गिफ्ट वगैरह, ट्रिब्यूट्स वगैरह, पब्लिक आपकी या आपके जो मातहत लोग काम करते हैं, सबॉर्डिनेट लोग हैं, ये लोग टाइम टाइम पर आपको ट्रिब्यूट्स देते रहेंगे, ठीक है, भेंट ले आके देते रहेंगे। साथ साथ आपको टैक्सेस कलेक्ट करना है थ्रू दी अथॉरिटीज। आपके सैनिक वगैरह जो होंगे, इनके थ्रू आप जाके कर वगैरह, टैक्स वगैरह को कलेक्ट करोगे। कहां से? कल्टिवेटर से, ट्रेडर से एंड आर्टिशन से, ठीक है। ब्राह्मण ने अपना नाम नहीं लिखा है, ठीक है, अब देगा भी क्या बेचारा। मतलब देखो, ब्राह्मण दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से भी और गड़बड़ वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आपको ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, एकदम जबरदस्त टाइप के लोग भी मिलेंगे जिनका मोरल एथिकल जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई है, क्लियर है। लेकिन आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो थोड़ा कनिंग टाइप के हैं, जो सिर्फ क्या नाम है, इधर कर्मकांड वगैरह की तरफ ध्यान रख रहे हैं, क्लियर। चलो, तो यू विल कलेक्ट टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट्स फ्रॉम कल्टिवेटर्स, जो फार्मर्स वगैरह हैं, कृषि वगैरह कर रहे हैं, इन लोगों से आपको टैक्सेस कलेक्ट करना है, ठीक है। व्यापारी वगैरह जो हैं, कलाकार वगैरह, क्राफ्टमैन्स वगैरह जो हैं, इन सबसे आपको टैक्सेस कलेक्ट करना है। ऑलराइट, वर ऑल्सो प्रोक्योर्ड फ्रॉम पैस्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल, वी डू नॉट रियली नो। क्या ये टैक्सेस उन लोगों से भी लिया जाता था जो लोग पशु वगैरह चराते रहते थे, जो पैस्टोरलिस्ट थे, है ना, एनिमल ग्रेजिंग है जिनका बेसिक प्रोफेशन था। अब ये लोग तो कोई बहुत ज्यादा इनकम जनरेट नहीं करते हैं, तो हो सकता है इनसे कुछ ऐसे ले लिया जाता हो। पशु चराने जा रहे होते, काम करो भैया, तुम जो घास है वो तो राज्य की ही है ना, तो राज्य की घास खिला रहे हो तो इसका दूध भी थोड़ा राजा को देते जाना, ठीक है। फिर बाद में दही जमाओगे तो भी देते जाना, फिर पनीर वनीर बनाओगे तो भी देते चले जाना, फिर श्रीखंड वगैरह जो भी जमाओगे, मावा बनाओगे तो वो सब भी देते चले जाना। मतलब जो भी है तुम्हारे मन का, टैक्स ना दो तो ट्रिब्यूट ही दे देना टाइम टाइम पे, ठीक है। सो वी हैव नो करेक्ट और टू द पॉइंट एविडेंसेस अबाउट इट। हमारे पास इसके बारे में बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है कि जो पैस्टोरलिस्ट वगैरह हैं या फॉरेस्ट पीपल है, ट्राइब वगैरह है, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, क्या ये लोग भी प्रॉपर टैक्सेस देते थे। व्हाट वी डू नो इज दैट रेड्स ऑन नेबरिंग स्टेट्स, जो हमें पता है, काम की चीज इनको नहीं पता है इतिहासकारों को, कोई बात नहीं है, ये भी काम की चीज है। तो इनको क्या पता है, इनको ये पता है, हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को, क्योंकि बुक्स वगैरह में सब कुछ लिखा हुआ है, तो इनको ये पता है कि
आप नेबरिंग किंगडम पे जब रेड करोगे, लूट मार करोगे या वहां पे अटैक कर दोगे, तो उनसे जो संपत्ति मिली है, जो भी संपत्ति एक्वायर कर लिया आपने, उस राजा को हरा दिया, जाके अटैक कर दिया, ठीक है। मान लो ये पर्टिकुलर राजा है, ठीक है। अब ये राजा का दिमाग खराब हुआ तो इस राजा के ऊपर, ठीक, अब इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब जब अटैक कर दिया इसके ऊपर, तो इनमें से कोई एक ही जीतेगा, कोई एक हार जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जो जीता वो हारने वाले की जो भी संपत्ति है उस राज्य की, उसको आसानी से कब्जा कर सकता है। सो व्हाट वी डू नो इज दैट रेड ऑन नेबरिंग स्टेट, कि आप पड़ोसी राज्यों वगैरह में जाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास अटैक कर दो, वो रिकॉग्नाइज्ड एज लेजिटिमेट मींस ऑफ एक्वायरिंग वेल्थ। तो आप अगर उसकी संपत्ति पर कब्जा करते हो तो दैट इज लेजिटिमेट, पूरी तरीके से जायज है, ये नाजायज नहीं है, इलेजिटिमेट नहीं है। क्लियर, बहुत बढ़िया। ग्रेजुअली सम स्टेट्स एक्वायर्ड स्टैंडिंग आर्मीज, धीरे धीरे ये जो महाजनपद अभी हम पढ़ रहे हैं, तो महाजनपद में छोटी छोटी महाजनपद भी हैं, बड़ी महाजनपद भी हैं। स्पेशली कुछ महाजनपद ऐसी हैं जो बहुत बढ़िया ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, उसके बारे में हम बात करेंगे मगध की अगले वीडियो में। इसमें आई थिंक नहीं है, हाँ थोड़ा सा है, चलो बहुत बढ़िया है यहाँ पर, तो इसी में डिस्कशन हो जाएगा। चलो, तो इसमें से कुछ कुछ ऐसी महाजनपद हैं जो ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पर हैं जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा, पॉलिटिकल एडवांटेज, सोशल एडवांटेज, इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाएगा। तो इनमें से कुछ कुछ महाजनपद जो है वो अपनी स्टैंडिंग आर्मीज बिल्डअप करना शुरू हो जाएंगी या कर लेंगी। स्टैंडिंग आर्मी के साथ साथ उसका मैनेजमेंट करने के लिए और अपने पूरी टेरिटरी का मैनेजमेंट करने के लिए इनके पास बहुत बड़ी रेगुलर ब्यूरोक्रेसी हो जाएगी। रेगुलर ब्यूरोक्रेसी का मतलब समझ रहे हो कि मतलब यहाँ पर बाकायदा लोग, ऑफिसर्स जो है, ऑफिस बन जाएगा, सेक्रेटरीज, मंत्री आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, क्लर्क वगैरह आएंगे, ऑफिस में बैठे हुए हैं ना, सुबह से शाम तक जो जॉब है वो प्रॉपर चल रही है इस तरीके से। तो प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी बन जाएगी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स या हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तो स्टैंडिंग आर्मी वगैरह हो गई, मतलब बाकायदा फुल टू फुल एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या किंगडम डेवलप हो चुका है। अदर्स कंटिन्यू टू डिपेंड ऑन मिलिटिया रिक्रूटेड मोर ऑफन देन नॉट फ्रॉम द पेजेंट्री। कुछ कुछ के पास स्टैंडिंग आर्मी है लेकिन कुछ कुछ के पास नहीं है। हर किसी के पास जो है स्टैंडिंग आर्मी नहीं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फुटकर वाला काम चलाते हैं। फुटकर का मतलब क्या हो गया, ये लोग ऐसा काम चलाते हैं कि देखो जब वॉर वाली सिचुएशन हो गई, अब मान लो इस राजा ने फोन करके बता दिया कि देखो अटैक करना है हमको, ठीक है, कल तैयार रहना, सुबह 9 बजे अटैक कर देंगे। तो अब बेचारा आज क्या करेगा, इसके पास स्टैंडिंग आर्मी नहीं, ये फिर तमाम वो होता था ना कि सुनो 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 ऐसा वाला सिस्टम। तो ये जो है अपने दरबार के, मतलब अपने राज्य के पूरे जो यंगस्टर्स होंगे उनको बुलाएगा कि नहा धो के आ जाओ, तलवार वलवार देंगे तुमको, घोड़ा वोड़ा देंगे, सब कुछ तुमको हमारी तरफ से युद्ध लड़ना है, ठीक है। तो जो पीजेंट्री वगैरह होती थी उन्हीं में से, जो खेती किसानी का काम करते तो उन्हीं में से लोग को बुला लेते थे, चलो भाई फाइट वाइट करेंगे। क्लियर। अब ऑब्वियस सी बात है, जो स्टैंडिंग आर्मी लिया है, प्रॉपर ट्रेनिंग वनिंग है, रोज घोड़ा चलाने का उसको बढ़िया क्या कहते हैं एक्सपीरियंस है तलवारबाजी का, वही जीतेगा। अब तुरंत तुम खेत काट रहे थे उठ के चले आए झगड़ा करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, तो तुम उतने ज्यादा ट्रेन नहीं हुआ तलवार चलाने या जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चलाने में हो, लेकिन मान लो घोड़ा उड़ा उचक गया हुआ तो तुम थोड़ा सा खुद ही टेंशन में आ गए, तुम्हारा खुद ही दिमाग शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ट्रेंड आर्मी वाले जो जनपदास थे या महाजनपदास थे उनको थोड़ा एडवांटेज हमेशा मिलता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि टेम्परेरी या एक जब भी रिक्वायर्ड रिक्रूटमेंट होगी तो उस समय इनको रिक्रूट किया जाएगा पेजेंट्री में से, और बाकी टाइम पे जैसे अब युद्ध हो गया, मान लो गलती से युद्ध जीत भी गए, तो युद्ध जीतने के बाद जो पैसा वैसा मिला वो बांट देंगे उन सब में और बोलेंगे जाओ फिर से खेती करो तुम, अगली बार जब वॉर होगी तो फिर फोन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। अब इन महाजनपदास में एक ऐसी महाजनपद है जो एकदम फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, एकदम अपना नाम करेगी और जिससे हमारे इतिहास का नाम है, जिसने बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े बड़े सम्राट इस भारत देश को दिए हैं। चाहे आप चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लें, चाहे आप अजातशत्रु का नाम लें, चाहे आप बिंबिसार का नाम लें, चाहे आप बिंदुसार का नाम लें, चाहे आप सम्राट अशोक का नाम लें, चाहे आप धनानंद का नाम लें, महापद्मनंद का नाम लें, तो ये सारे जो राजा हैं जिनका नाम इतिहास में कहीं कहीं पर है, इनमें से ही आए हैं। किनमें से? इस वाली महाजनपद से, मगध महाजनपद से। सो फ्रॉम अमंग द 16, इन 16 महाजनपदों में आपको याद होगा कि मैंने पहले वीडियो में आपसे कहा है, और नहीं याद है तो याद कर लो पिछला वाला वीडियो जाके देख के, कि ये जो महाजनपदास हैं, इन महाजनपदास के बीच में क्लैश होता रहेगा, ठीक है। जैसे कभी गांधार वाले कुरु वालों से लड़ रहे हैं, कभी सुरसेन जो है वत्स वालों से लड़ रहे हैं, ठीक है। कभी ये लोग मिलके मगध के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कभी मगध अवंती के ऊपर अटैक कर रहा है, मत्स्य के ऊपर अटैक कर रहा है, कौशल के ऊपर अटैक कर रहा है, पांचाल के ऊपर अटैक कर रहा है। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम वाज देयर। मतलब इनके बीच में जो वॉर की सिचुएशंस हैं, क्लैशेस जो है वो बने रहते थे अक्सर।
कभी कभी तो खुद ही आपस में लड़ जाते थे, जैसे महाभारत का युद्ध हो जाएगा कुरी फैमिली के बीच में ही, ठीक है। तो ये भी सिचुएशन देखने को मिलेगी। बट इन महाजनपद में मगध महाजनपद जो है ये इस क्लैश के दौरान सबसे ज्यादा पावरफुल महाजनपद के तौर पर देख लो, पहचान लो, ये है महाजनपद, यहीं पे राजगृह है। तो इसकी लोकेशन तुम्हें एकदम क्लियर होनी ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में आएगा तो फिर मेरा चेहरा याद करोगे और फिर अच्छी ही बातें बोलना उस समय, ठीक है, कोई भी खराब बात मत बोलना। तो महाजनपद जो है, इन 16 महाजनपद में मगध जो महाजनपद है, क्लियर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट। सो बिटवीन 6th एंड द 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, यानी 6वीं से 4वीं शताब्दी, 200 सालों के अंतर्गत की बात है। विद इन 200 ईयर्स मगध इमर्ज्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द पावरफुल महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद में से मगध जो है वह सबसे जबरदस्त जिंदाबाद वाली महाजनपद बन के उभर के आएगा। आज के डेट में कहां लोकेशन है, तो आज तुमको घूमने जाना है या ढूंढने जाना है मगध को, तो बिहार चले जाओ, ठीक है। बिहार झारखंड का हिस्सा, बिहार का पर्टिकुलर हिस्सा, पर्टिकुलर बिहार का जो हिस्सा है वही है मगध, और वहां पास में पाटलिपुत्र है ना, वही है पटना, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है वो पुराना नाम है पटना का, ठीक है, पाटलिपुत्र। So it became the most powerful Mahajanpada. Why it became the most powerful Mahajanpada? ठीक है। So modern historian explain this development in a variety of ways. आजकल के जो इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार हैं, ये इसको बहुत अलग अलग तरीकों से इसकी व्याख्या करते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ वेज, यानी हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनमें मगध जो है वो ताकतवर महाजनपद के तौर पर उभर कर आएगी। इसकी लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस जगह पर ये है, इसके बारे में हम आगे अभी बात डिटेल में करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, और डिटेल में करने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर प्रॉपरली ये डिस्कशन करने वाला हूं कि क्यों आपकी जो मगध महाजनपद है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीके से इमर्ज होकर आई। तो वही मैं डिटेल में बता दूंगा कि क्या क्या ऐसे कारण रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ अर्लीस्ट स्टेट के लिए था और आपको उस जगह पर पहुंचाना था जहां पर मगध खड़ा हुआ है। मगध खड़ा हो चुका है, तो अब मगध के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। तो कुछ फायदे गिनाते चलें, जब मिल ही गए हैं तो कुछ फायदे बता देता हूं। आपका फायदा है, प्लस क्लासेस ज्वाइन करोगे तो मेरे और बाकी सारे टीचर्स जैसे भी आपको पढ़ाते हैं, जितने भी लोग यूट्यूब पे, उनके साथ इंटरैक्ट करने का प्रॉपर बढ़िया अपॉर्चुनिटी, उनके साथ डाउट रिजॉल्व करने का आपको मौका मिल जाता है। मतलब अभी क्या है, जैसे यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो वन वे कम्युनिकेशन हो गया ये। अब वन वे कम्युनिकेशन में मान लो उधर बैठे बैठे तुम्हारे मन में कोई डाउट आ रहा है, मान लो कोई डाउट आ ही गया, ठीक है, इतनी सारी बातें मैंने बताई, आ भी सकता है, नेचुरली ये आना चाहिए, तो आप कैसे पूछोगे। तो जब तुम प्लस क्लासेस में रहोगे तो यू कैन आस्क योर डाउट वेरी इजीली, चैट का ऑप्शन रहता है, तुरंत वहाँ लिख देते हो। अब हमको देखना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा तुम इमोजीज वगैरह को भी भेज के बता सकते हो, ऐसा ऐसा चेहरा बना के दिखा सकते हो कि हमको डाउट है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर यू कैन आस्क योर डाउट यूजिंग द क्वेश्चन टैब, डेडिकेटेड क्वेश्चन टैब है। फिर आपने क्वेश्चन पूछ लिया, आपका क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया। अब हम पढ़ाते पढ़ाते हमारे मन में आए कि हम देखें तो कितना ध्यान से सुन रहे थे, तो वी कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग दी पोल ऑप्शन। पोल ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे और आपने बहुत बढ़िया आंसर भी दे दिया। तो ऐसे ही आपकी तरह के जितने अच्छे अच्छे बच्चे होंगे आंसर देंगे, उनका बाकायदा फोटो छप जाएगा, ठीक है, उनकी रैंक के साथ में, उनका टाइमिंग के साथ में, कितना जल्दी दिए, इसी को क्या कहते हैं, पोल लीडर बोर्ड। इससे आपको पता चल जाएगा कि आप अपने दोस्तों के साथ कहाँ कम्पीट करते हो। एज वेल एज यू कैन अटेम्प्ट द स्कॉलरशिप टेस्ट, आप स्कॉलरशिप टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपनी पढ़ाई में जो प्लेटफॉर्म में एनरोल करने का पैसा दिए हो वो भी आपका वापस आ जाएगा एक तरीके से, है ना। सो दिस इज़ दी ऑप्शन। या फिर और बहुत सारी ऐसी बेनिफिशियल चीज़ें स्कॉलरशिप के थ्रू जो आपको मिल सकती हैं। और ये सब जब करने जाओ तो बिल्कुल याद रखो कि आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो कोड कौन सा इस्तेमाल करना, इंद्र, INDRA, दिस इज द कोड दैट यू हैव टू एंटर। देन टेलीग्राम चैनल, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस टेलीग्राम चैनल। इस सोशल स्कूल का ये टेलीग्राम चैनल है, पर्टिकुलर कंबाइंड सोशल स्कूल के सारे अपडेट्स जो हैं वो इसमें आते रहते हैं। जो भी आगे के प्लानिंग्स हैं, ठीक है, वो सब आपको शेड्यूल वगैरह सब कुछ सोशल स्कूल के यूट्यूब चैनल का आपको मिलता रहता है। तो इस तरीके से आज हमने अर्लीस्ट स्टेट वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। अगले टॉपिक के साथ बहुत जल्द मैं आपके सामने फिर से हाजिर होता हूं। तब तक पढ़ते रहो, अपना ध्यान रखो और सोशल स्कूल के साथ कनेक्टेड रहो। थैंक यू।